तो आज विशेष रूप से मैं डॉक्टर साहब से मिलने के लिए आया। और डॉक्टर साहब उसके बाद जब एमबीबीएस हो गई जी, एमबीबीएस के बाद तो मैंने रोहतक से ही फिर एमडी मैंने ज्वाइन करी। जी जी। एमडी करने के बाद फिर मैंने 3 साल वहां पे एज ए अध्यापक काम किया। और 24 अगस्त 1992 को मैंने फरीदाबाद के ईएसआई अस्पताल में अपनी सेवाएं देनी शुरू की। इस ईएसआई अस्पताल को मैंने 2 बार पहले देखा हुआ था जी। और मेरी दिली इच्छा थी कि मेरे को इस ईएसआई अस्पताल में काम करने का मौका मिले। तो सर यहाँ मैं 1 मिनट आपको रोकूं कि ये आपने एक शब्द कहा मेरी दिली इच्छा थी, तो दिली इच्छा थी क्यों? ऐसा क्या मतलब आपके मन में ऐसा होता? मैं असल में अपने छात्र जीवन में कुछ मजदूर वर्ग की राजनीति के साथ जुड़ा मैं जी। और उनके समस्याओं को, उनके विषयों को, उनके जो प्रॉब्लम्स वो जो फेस करते हैं, जो उनके साथ अत्याचार होता है, जो उनके साथ अन्याय होता है, उसको कुछ उसने शोषण जो है मैंने बचपन में देखा है। जी, किसान परिवार से हूँ मैं। फिर ये नौकरी जो लोग करते थे उनके शोषण को हमने देखा है जी। तो तभी से ये इच्छा थी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि इनकी जिंदगी कुछ बेटर हो, मतलब इनको कुछ लाभ दे सकूं। तो मैंने लगा कि मैं डॉक्टर हूं तो डॉक्टर रह करके उनके इलाज के मामले में मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन मेरे पास 2 रास्ते थे जी कि मैं पैसे कमाने के लिए किसी प्राइवेट उसमें जा सकता था जी जी, या फिर मैं सरकारी एमबीबीएस की मतलब करने के बाद मैंने ईएसआई अस्पताल जो सरकारी अस्पताल जी, जी, जी। उसमें नौकरी ज्वाइन की और उसी को मैंने अपने जीवन का ध्येय बनाया कि मैं यहीं से जिंदगी पूरी रिटायरमेंट लेने तक मैं इसी संस्था में इसी तरीके से काम करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब फिर ये ईएसआई एक सामान्य अस्पताल उस समय होता था, ये ईएसआई जो मेडिकल कॉलेज तक की बात कहाँ से जहन में आई और कैसे शुरुआत हुआ इसका? ईएसआई एक ऐसी अच्छी संस्था है जी जो मजदूर से और उसके मालिक से एक छोटा सा हिस्सा लेती है, कंट्रीब्यूशन लेती है 4% कंट्रीब्यूशन लेती है उसकी सैलरी का, जिसमें मतलब 3.25% तो एम्प्लॉयर देता है और 0.75% एम्प्लॉय देता है। ये 4% ईएसआई के पास जमा होता है जी जी। इसी से वो सेवाएं देते हैं। तो इस सेवाओं मेरा ये मानना है कि ये बहुत अच्छी स्कीम है जहां मजदूर अपना इलाज अपने पैसे से करवाता है। इसमें केंद्र सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, अपना ही पैसा होता है, वो बढ़ता रहता है, पैसा है उसी से इलाज होता है जी जी जी। उसी में से बच रहा है जी। और आज बचते बचते वो करीब 2 लाख करोड़ के करीब 2 लाख करोड़ जी मजदूरों का पैसा इकट्ठा हो चुका है। तो उसी संस्था में मेरा ये मानना था कि इनकी सेवाएं और भी बेहतर की जा सकती जी जी। और बेहतर करने की जो मेरा मतलब समझ थी कि अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज बनता है। अच्छा, ये प्रेरणा कहाँ से मिली मेडिकल कॉलेज की? ये मैं कुछ दिनों दिल्ली में ट्रेनिंग पे जब मैं गया और जब अपने दोस्तों के साथ चर्चा की अच्छा कि सेवाओं का विस्तार कैसे किया जा सकता है, तो मेरा ये तजुर्बा था कि जहाँ मेडिकल कॉलेज है वहीं पे ही सेवाएं अच्छी दी जा सकती। अगर अस्पताल जैसे सफदरजंग बहुत बड़ा अस्पताल है लेकिन वो एम्स के बराबर नहीं हो सकता जी, क्योंकि एम्स टीचिंग हॉस्पिटल था। अब तो सफदरजंग भी टीचिंग हॉस्पिटल बन गया है जी जी। लेकिन पहले सफदरजंग टीचिंग हॉस्पिटल नहीं था। अच्छा। तो उसकी सेवाओं में और एम्स की सेवाओं में अंतर होता है। तो उसी अंतर को समझते हुए मेरे को समझ में आया कि अगर ईएसआई में मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा तो इससे मजदूरों को बेहतर इलाज मिलेगा। फिर 1907 में मेरे को पहली बार जी श्री एसी चौधरी जो उन दिनों हरियाणा सरकार में लेबर मिनिस्टर थे, एक डॉक्टर है केशव अरोड़ा जी, वो मेरे को उनके पास लेके गए। अच्छा अच्छा। मैंने उनको जब ये सब्जेक्ट के बारे में बताया तो वो काफी इसको सुन करके वो मतलब प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हम इस पर मिलकर काम करते हैं। तो उसके 1 साल बाद ही ईएसआई कॉर्पोरेशन ने ये फैसला लिया कि हम 5 जगह पे मेडिकल कॉलेज खोलेंगे जी। और उनकी शर्त थी कि आपके यहाँ पे 25 एकड़ जमीन होनी चाहिए, 300 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, वही मेडिकल कॉलेज खोला जा सकता। अच्छा अच्छा। ये उस दिनों जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होती थी तो अपने यहाँ इतनी जगह थी? अपने पास यहाँ 15 एकड़ जमीन थी हमारे हॉस्पिटल के पास। अच्छा। और 200 बेड का हॉस्पिटल था लेकिन 15 एकड़ जमीन यहाँ पर खाली पड़ी हुई थी जो कि गोल्फ कोर्स की जमीन थी।
नगर निगम वगैरह, नगर निगम के अंडर में गोल्फ कोर्स ने परचेज की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो जमीन को फिर एसी चौधरी जी ने उसमें से 15 एकड़ और दे करके 30 एकड़ जमीन मेडिकल कॉलेज के नाम की जी, और 200 बेड से 300 बेड का अस्पताल बनाया। और 27 फरवरी 2009 को यहाँ पर इनका फाउंडेशन स्टोन इन्होंने, बहुत बड़े दो मित्रों, यहाँ पर ये समझने की बात है कि एक व्यक्ति के दिमाग में परोपकार कह लीजिए या समझो कि गरीबों के लिए एक बात उठी और वो बात सकारात्मक रूप से सरकार तक पहुंची और सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो अगर विल पावर हो तो सब कुछ किया जा सकता है। ये हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब का योगदान रहा। तो आगे क्या हुआ सर? उसके बाद 2010 में ये कॉलेज बनना शुरू हुआ जी। तो हरियाणा सरकार ने मेरे को इसका प्रतिनिधि बनाया। अच्छा, हरियाणा सरकार ने आपको प्रतिनिधि बना दिया। अभी आप हमारी तरफ से कोई भी समस्या अगर इस मेडिकल कॉलेज को आती है तो आप उसमें समाधान में सहयोग करें। ये बड़ी बात थी सर जी। और 2013 में यहाँ पर ये मेडिकल कॉलेज चलना शुरू हो गया। 28/9/2013 को यहाँ पर विधिवत रूप से मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुआ जी। और 2015 में हमारा पहला बैच यहाँ पे आया जी। तो इसमें हमारे 40% सीटें जो हैं वो मजदूरों के बच्चे यहाँ पे डॉक्टर बनते हैं, जिनका ESI कार्ड होता है उनके लिए अलग से सीटें रिजर्व होती है। ये एक बड़ी बात है, अदरवाइज MBBS में एडमिशन होना बड़ी मारा मारी होती सर। और मजदूरों के बच्चों डॉक्टर बने। और मेरा ये भी तजुर्बा है कि जो मजदूरों के बच्चे डॉक्टर बनते हैं उनका कमिटमेंट, उनकी आगे समाज में सेवा करने की इच्छा ज्यादा रहता है, सामान्य बच्चों से ज्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने वो परिस्थितियां देखी होती हैं और उनको मौका मिला है। जी जी जी। तो उस मौके का वो पूरा भरपूर फायदा उठाते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये एक पार्ट हो गया। उसके बाद जब ये हॉस्पिटल बाकायदा ESI हॉस्पिटल शुरू हुआ, उसके बाद का आपका क्या रोल रहा वहाँ? तो मेरे को पूरे अस्पताल में जो भी रोल दिए गए, जो भी समस्याएं, मेरा जो मुख्य काम था यहाँ पे कि अस्पताल को आने वाली जो भी समस्याएं, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल से आती थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आती थी, बिजली बोर्ड से, जो भी जहाँ से होलसेल आपको देखना था। होलसेल और डायरेक्ट डीन थे यहाँ पे डॉक्टर सीमदास जो उसके डीन थे जी। लेकिन वो जहाँ कहीं भी आवश्यकता होती थी वो मेरी सेवाएं जो है उसमें लेकर के और उसमें मदद करते थे, क्योंकि आपको सारा उसका जी, मैं पुराना था यहाँ पे तो उसका भी उनको एडवांटेज। हरियाणा सरकार के साथ भी हम लोगों ने कई लेवल पे जो भी समस्याएं थी और वो लाइजनिंग का काम जो 2010 से 2012 तक मैंने किया जी, वही मैंने कंटिन्यू रखा जी। और 2018 में मैं यहाँ से रिटायर होकर के फिर इसी मेडिकल कॉलेज ने मेरे को कंट्रैक्ट पे एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मेरे को इन्होंने नौकरी पे रखा अपने यहाँ, कि जिससे मैं वो जो काम है उसको जारी रख सकूं। और 30 जून 2019 तक मैंने यहाँ पे अपनी सेवाएं। बहुत अच्छा सर, आपने मतलब मैं कह सकता हूँ कि गरीबों के लिए तो आपका सुझाव एक वरदान साबित हुआ है। और आज कितने लगभग मजदूर वहाँ इस तरह की उसमें है? डेली हमारे पास 5000 मजदूर डेली OPD में आते हैं और 800 से 900 मजदूर दाखिल रहते हैं। टोटल अगर हम बात करें तो ESI का लाभ कितने मजदूर आज ले रहे हैं? देखिए जी, फरीदाबाद की अगर हम फरीदाबाद में करीब 6 लाख परिवार हैं। अच्छा, जो इलाज यहाँ से ले रहे हैं 6 लाख जी, 6 लाख परिवार। हाँ, मतलब 6 लाख परिवार में हो गए लगभग 24 लाख लोग। 24 लाख लोग हो गए। ऐसे ही पलवल में करीब 30,000 परिवार है तो 1.25 लाख लोग वहां के इसका फायदा ले रहे। गुड़गांव में करीब 12 लाख परिवार। एक ज्वाइंट सभी के लिए जी, सबके लिए, मतलब ये फरीदाबाद हो, पलवल हो, इंडिया से, गुड़गांव, कहीं से भी कोई आए, कहीं से भी कोई ESI का मरीज होना चाहिए। अच्छा अच्छा, वो रूटीन उनका कार्ड होना चाहिए, ESI के कार्ड में एंट्री उसकी होगी तो वो ऑनलाइन दिख जाएगा कि ये ESI का वर्ड। और उसमें छोटे काम के लिए वो डिस्पेंसरी में जाता है, बड़े काम के लिए यहाँ पे आता है। अब उसके बाद हमने 2018 में यहाँ पर PG कोर्स जो नहीं चालू हुआ था जी जी, वो हमने चालू किया। अब यहाँ पे 115 बच्चे PG करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए। ओके। और इसके अलावा हमने DM सुपर स्पेशलिटी का भी कोर्स चालू किया है जी। 2 सब्जेक्ट में हमने DM का कोर्स चालू किया। हाँ जी। और
3 सब्जेक्ट में हमने सर्जरी में सुपर स्पेशलिटी ब्रांच चालू। तो जैसा मुझे पता चला आपके साथ आदरणीय डॉक्टर विनीता जी भी जो आपके धर्मपत्नी है वो भी साथ रहे। 1993 में उन्होंने सरकारी नौकरी ज्वाइन की थी बल्लभगढ़ के अच्छा सिविल हॉस्पिटल में। जी जी। वहां से 1997 से वो भी मेरे साथ इसी अस्पताल में कार्यरत है और 2019 30 जून 2019 को ये इसी हॉस्पिटल से रिटायर हुए। मित्रों, मैं मतलब एक बड़ा ही मेरे लिए भावुक सा एक क्षण है। डॉक्टर साहब ने, मैं कह सकता हूं कि पूरे ईएसआई या मजदूर वर्ग को एक परिवार की तरह माना और उनके मतलब जेहन में सिर्फ यही बात रही कि किस तरह से मजदूरों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा हम बना सके। और यहाँ पर एक चित्र आप देख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, तो ये अपने उसी ईएसआई बिल्डिंग का जो शुरुआत हुई थी मेरे ख्याल से तब का ही चित्र है। हाँ जी, ये 2019 में जो है जब ये इसको लोकार्पण हुआ। शिफ्ट तो हमने पहले कर लिया था धीरे धीरे। जी जी जी। पर 12 फरवरी 2019 को इसका लोकार्पण हुआ, ये डेडिकेट किया गया राष्ट्र को। तो यहाँ मैं यही कह सकता हूं कि ऐसे लोग जो ठीक है भरण पोषण सब कर रहे हैं, जॉब से अर्निंग भी हम कर रहे हैं, सैलरी मिल रही है, लेकिन वो चिंतन जो डॉक्टर साहब का हमने देखा और जो एक समर्पण डेडिकेशन के साथ आप दोनों पति पत्नी ने पूरा जीवन उसमें बिता दिया और आज भी आपसे जब बातचीत हुई तो आज भी आप उसी चिंता में रहते हैं कहीं ना कहीं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना। जी जी प्लीज। अभी यूपी गवर्नमेंट के लेबर सेक्रेटरी और डायरेक्टर जी 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 हमारे हॉस्पिटल में विजिट करने आए। अच्छा अच्छा। उन्होंने अस्पताल में बहुत अच्छा देखा। तो जब लंच करने के बाद मैंने उनसे कहा, उनके सर आपने खाना वाना तो सब ठीक से खा लिया, स्वीट डिश भी खा ली। जी जी। मैं थोड़ी सी कड़वी बात बताना चाहता हूँ। अच्छा। तो मैं पूरे राज्यों के बजट को स्टडी करता हूँ कि ईएसआई पे कौन कितना खर्च कर रहा है। जैसे कॉरपोरेशन चाहता है कि हर सरकार मजदूर पे 3,000 रुपया एक साल का एक परिवार पे खर्च करे। लेकिन जी हरियाणा सरकार 1,200 रुपए खर्च कर रही है। अच्छा। यूपी गवर्नमेंट 800 रुपए खर्च कर रही है। ये सरकार के लिए, मैं कह सकता हूं, राज्य सरकारों के लिए समझने की बात है। तो मैंने उनको ये बात बताई कि अगर आप 3,000 रुपया पर एक परिवार, उन दोनों के हमारे हरियाणा और यूपी के 30-30 लाख परिवार आज के दिन ईएसआई कवर्ड है, यानी कि इनको 900 करोड़ रुपया दोनों को मिल सकता है अगर ये खर्च करें तो। जी जी। कॉर्पोरेशन तभी पैसा देता है जब खर्च का हो जाता है। जी जी। ये जो अस्पताल है ये तो डायरेक्ट कॉर्पोरेशन चला रहा है। तो हमारे राज्य में यहाँ एक जानकारी आपसे ये लेना चाहूंगा, क्योंकि इस वीडियो को हो सकता है बहुत सारा हमारा मजदूर वर्ग भी देखे, तो वो मतलब उनको क्या सजगता रखनी चाहिए ईएसआई कार्ड बने उनका और उनको पूरा लाभ। सबसे पहले तो पहले दिन से फैक्ट्री में जाते ही उनका पहले दिन ईएसआई कार्ड बनना चाहिए, मतलब वो उनकी डिमांड करे, वहां उनका अधिकार है। जी जी जी। और अपने सभी सदस्य, घर के सदस्यों के नाम एंटर कर। अच्छा अच्छा। मैं बहुत बार ऐसा देखता हूँ कि पिताजी का नाम नॉमिनी में तो लिखा हुआ है, हाँ, लेकिन डिपेंडेंट में नाम नहीं लिखा हुआ। ओके। और उनको ही सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो कई बार ऐसे मरीज आते हैं जी पिताजी का नाम लिस्ट में तो नहीं है जी, जी नॉमिनी में लिखा। भाई नॉमिनी एक अलग चीज है, जी जी जी, डिपेंडेंट होना अलग चीज है। हाँ। तो ये मेरे पे निर्भर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये काम सबसे पहला हर एक मजदूर को अपना कार्ड देखना चाहिए और उस कार्ड में सही नाम, बच्चों के नाम सही लिखवाए जाएं। ऐसा बहुत होता है, स्पेलिंग की गलतियां प्रॉब्लम होती रहती है। अश्वनी है जी, नहीं हमने तो आंसू लिखवाया हुआ। तो वो भी मतलब जो है, और आधार कार्ड से लिंक करके उसका प्रॉपर सही नाम होना चाहिए जिससे उनको इलाज मिले। और अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं जिससे उनको भी डॉक्टर बनने का मौका मिले। वो ये मजदूर वर्ग जो हमारे जो अपने बंधु हैं वो उनके लिए डॉक्टर साहब विशेष रूप से कह रहे हैं, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे, आपने बताया कि उनके डॉक्टर बन गए हैं, हर साल कहीं ना कहीं फैमिली को बढ़ने का अवसर मिलता है। और साथ में स्टाफ नर्स का कोर्स भी करा रहे हैं ईएसआई की तरफ से, बीए डेंटल उसका बीडीएस का कोर्स भी करा रहे हैं। जी जी। और पैरामेडिकल कोर्सेज भी करा, और उसमें मेरे ख्याल से 40% आप उनका 40% सीटा है और उनकी फीस कुल 24,000 रुपए है। जो दूसरे बच्चे आते हैं उनकी 1 लाख रुपया है। जी जी।
और मजदूरों के बच्चों की फीस 24,000 रुपए, 2,000 रुपया मतलब महीने की फीस है। तो वैसे जो कि प्राइवेट में ये फीस, वैसे तो सरकार समय समय पर ये सब जानकारी देती रहती है, लेकिन मेरे ख्याल से नॉलेज तो बहुत कम लोगों को। फरीदाबाद में मतलब हम लोगों ने काफी इस पे कोशिश की है और आगे भी हम ये जारी रखेंगे कि हर मजदूर के बच्चे को, देखिए इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि हर बच्चा अगर 12वीं तक पढ़ेगा जी, तो उस परिवार में पढ़ाई का माहौल ऑलरेडी बन जाएगा। जी जी जी, चाहे वो बच्चा डॉक्टर बने ना बने, पर वो 12वीं तक अच्छी पढ़ाई करेगा अगर, तो उसके पारिवारिक उत्थान में भी उसका बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आप और क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से? और मैं तो चाहूंगा कि हमारे मजदूर वर्ग के हाथ में जरूर जाए। कि मैं सबसे पहले तो चाहूंगा जो राज्य सरकारें हैं वो जितना बजट उनको मिलता है, मिलने के लिए वो एंटाइटल्ड है, उसको पूरा खर्च करें जी। आज क्या हो रहा है कि मजदूर डिस्पेंसरी में जाता है तो दवाई नहीं मिलती। ये बहुत लापरवाही है, ये कोई पैसे की कमी नहीं है। देखिए एक कहीं ना कहीं कमी है, जो भी है वो दूर होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग में तो पैसे की कमी की वजह से दवाई नहीं आ रही। जी जी जी। लेकिन ईएसआई में पैसे की कमी नहीं। अच्छा, वो केवल सिस्टम की मिसमैनेजमेंट है और कुछ नहीं। तो एक तो मिसमैनेजमेंट खत्म करके सभी को समय पर जो जरूर, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको दवाई बांटनी है, दवाई कोई मतलब फ्री में बांटने की चीज नहीं है जी जी, लेकिन बीमार पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर उसको बीमारी में दवाई देना उसका अधिकार है। उसने पैसा पहले जमा कराया है, फिर वो सेवा लेने आया है जी जी। तो ये मेरा मानना है कि भाई मजदूरों को भी अपने संस्थाओं पे नजर रखनी चाहिए और राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकार को भी। हम उम्मीद करेंगे कि कोई प्रतिनिधि, सरकार का प्रतिनिधि भी इस वीडियो को देखे। और वैसे आपने बहुत अभियानों के तहत ये सब बातें रखी होंगी, लेकिन प्रयास यही है कि कुछ अच्छी बात जहां तक पहुंचे। और अंत में डॉक्टर साहब, मैं हमारे इस प्रयास के लिए कुछ क्या कहेंगे? कुछ थोड़ा सा। आपका बहुत ही सराहनीय प्रयास है। मैं तो जो है ना अभी तक इन चीजों से दूर ही रहा हूं। मैंने कभी इस तरह के इंटरव्यू या इस तरह की पर्सनल लेवल पे कभी भी इस चीज को, आपका धन्यवाद कि आपने इस, लेकिन यहाँ भी मेरा उद्देश्य, मैं व्यक्ति नहीं हूँ। हाँ, बस मेरा ये मानना है कि भाई इसको समाज इस धारा को आगे जारी रखे। जी जी जी, पढ़ाई की धारा को भी और सामाजिक काम की धारा को भी, और हिंदुस्तान के हर मजदूर को सही इलाज मिले, ये मेरी इच्छा है। नहीं, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि, और शायद हमारे शास्त्रों में इसलिए लिखा गया, परोपकाराय सताम विभूते। सज्जन जो लोग होते हैं वो परोपकार के लिए जन्म लेते हैं और दुनिया को कुछ ना कुछ अच्छा देकर जाते हैं। और आपके माध्यम से बहुत सारे मजदूर भाइयों को कह सकता हूं कि आपका प्रयास रहा उसमें, और माननीय हमारे स्वर्गीय मंत्री एसी चौधरी जी का भी प्रयास रहा। अच्छा, सॉरी, तो मुझे लगा कि बीमार थे, लेकिन ठीक। अच्छा, ईश्वर उनको लंबी आयु दे। उनका भी बहुत विशेष प्रयास, उनका भी एक तरह से बहुत बड़ा एक तरह से योगदान है उसमें, क्योंकि सूचनाएं मिल जाती है, विल पावर नहीं बन पाती। एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहता हूँ। बिल्कुल, कि हम यहाँ पर हेल्थ यूनिवर्सिटी में इसको बनाना चाहते हैं। हाँ। इसके लिए हमको 15 एकड़ जमीन की और आवश्यकता है। अच्छा। और हम यहाँ पे एक सभी के लिए, मजदूरों के लिए नहीं, औरों के लिए भी एक ट्रॉमा सेंटर भी बनाना चाहते हैं। हाँ। कि जिसमें नॉन मजदूर भी आकर के, अगर ट्रॉमा, उसको कोई चोट लग जाती है तो उसका इलाज यहाँ पे हो सके। ऐसा एक 200 बेड का ट्रॉमा सेंटर का प्रपोजल है, जिसमें 100 बेड जनरल पब्लिक के लिए होंगे, 100 बेड पे मजदूरों के, और 100 बेड जो है, जो हम ये सरकार के सामने हमने के सामने रखा हुआ है और उन्होंने वायदा किया है। देखते हैं कितना जल्दी वो इस काम को। नहीं, मेरा ये पर्सनल मानना है कि कहीं ना कहीं इस समय पॉजिटिविटी के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ये आपकी जो मांग उनसे रही है और एक परोपकार के लिए है। इसमें हमारा नर्सिंग का कोर्स, जी, पैरामेडिकल के मतलब रेडियोग्राफर का कोर्स, लैब टेक्नीशियन का कोर्स, ओटी टेक्नीशियन का कोर्स, ये हम चालू करना चाहते हैं जल्दी से। जहाँ चालू हो जाएंगे तो निश्चित रूप से फरीदाबाद के बच्चों को और बहुत विशेष लाभ मिलने वाला है।
तो डॉक्टर साहब मैं सच में आज बड़ा मुझे प्रसन्नता हुई है आपसे मिलकर, और आपका जो एक योगदान समाज के लिए कंट्रीब्यूशन है, खासकर हमारे मजदूर भाई बहनों के लिए, तो उसको तो मैं कहूँगा स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया जाना चाहिए। और आपने इतना सहजता के साथ, मैं थोड़ा सा इस मामले की बात करना, जी अक्षरों की आवश्यकता नहीं है, ये काम आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, कुछ ना कुछ मेरा ये मानना है, अगर काम आगे बढ़ेगा तो मेरे लिए यही मेरा सबसे बड़ा मतलब जो है ना, जो मतलब गिफ्ट जो होगा मेरे लिए, अगर ये काम आगे बढ़ता है बिल्कुल, और उस काम में और आगे बढ़ोतरी होती है। फरीदाबाद को एक हेल्थ यूनिवर्सिटी मिल जाती है, यहाँ 2000 बच्चे मतलब पढ़ाई करते हैं, जी, तो सबका, इससे पूरे समाज का सबका फायदा है। ईश्वर से कामना है कि आपका ये सपना भी जल्दी पूरा हो, और आपने इतनी सहजता के साथ सारी बातें आज हमें बताई, और अपना इतना कीमती समय, शायद विश्राम का समय था, लेकिन आपने दिया, और आपके साथ डॉक्टर साहिबा भी पूरा सहयोग हमारा कर रही है, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद ये करेंगे कि जितने भी योजनाएं आपके मन में हैं वो जल्दी से जल्दी सरकार भी उनको अमली जामा पहनाए, और कुछ ना कुछ और अच्छा हो, जिससे कि हमारे मजदूर भाई बहनों को और लाभ मिल सके। तो इस अवसर देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर।